हेलो बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। कॉन्टिन्यूटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं हम लोग, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए, पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि आपके पास कोई भी दो फंक्शन गिवन है, एक आपके पास एफ एक्स और एक दूसरा आपके पास जी एक्स। ये आपके पास दो फंक्शन गिवन है। अब उसने बोला कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जैसे कि एफ एक्स आपका सी फॉर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर जो मैंने सी लिखा है वो बच्चों लिखा है कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो सी स्टैंड फॉर आपका कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? सॉरी, सी स्टैंड फॉर आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डी स्टैंड फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे ये आपके सामने दो फंक्शन दिए हुए हैं बच्चों, एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास जो एफ एक्स है वो मैंने कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ले लिया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे बच्चों, फिर मेरे पास ये दूसरा जो फंक्शन था जी एक्स, उसको मैंने कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ले लिया। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को प्लस माइनस करूं तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, और अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड करूं तो क्या होगा। वही सारी चीजें आप अपने को देखनी है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हैं, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो आप उन्हें ऐड कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो या फिर इनटू कर लो, कुछ भी कर लो। ये हर केस में आपका क्या ही आता है, ये हर केस में आपका कॉन्टिन्यूस ही आता है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, एंड कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। क्लियर? बात आ गई समझ में? एंड डिनोमिनेटर जीरो तो होता ही नहीं है, खैर उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, अगर आप दोनों को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और अगर डिवाइड करोगे तो भी आपका कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपका एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो उन्हें प्लस माइनस करने पर तो डिसकंटिन्यूअस आता है, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब आपको उसके बाद चेक ही नहीं करना अगर, ठीक है ना, वो पूरा के मेथड लगाओ फिर लिमिट निकालो, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वही जो मेथड है आपका, एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो या फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालो और उसके बाद फंक्शनल वैल्यू। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस करोगे तो चेक करोगे, इनटू करोगे तो भी चेक करोगे, और डिवाइड करोगे तो भी आप उसको चेक करोगे। यहाँ पे हमने देखे हैं कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन लिखे हुए हैं बच्चों। अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कॉम्पोजिट कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस चेक, बाकी सब में चेक करना पड़ेगा आपको। कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज अ कॉन्टिन्यूअस, उसके अलावा जितने भी हैं सब में आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि आखिर फंक्शन आपका आ क्या रहा है। क्लियर? यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने बोला कि इसके बारे में बताइए क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या दिया आपको, चेक द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, मॉड फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। x-2 ये भी मॉड है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, और ये भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा फंक्शन। क्लियर? तो इस फंक्शन का आंसर कितना आ रहा है आपका, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, x² प्लस x प्लस 1/5 इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, और पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं आपके, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये आपका जो है sin x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, तो कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और e की पावर x है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर, बात आ गई समझ में? पहला वाला केस मैच कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर सर ये वाला क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। e की पावर sin x, e की पावर sin x बच्चों क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। e की पावर भी कॉन्टिन्यूअस होता है, sin x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। cos x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉड भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और e की पावर x भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आपका ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ही आ जाएगा। अब जैसे इसकी बात करूं, 1 इज अ पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस होता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये जो 1/x है, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। जो फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस होता है आपका। आपने यहाँ पे देखा ही था, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो आप इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन यार ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। क्लियर? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त।
ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में भी आने लगे हैं। अब उसने बोला लेट एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आपको इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है बच्चों। अब देखो यार इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन आपको रेशनल फंक्शन के लिए दिया है, एक आपका इरेशनल के लिए दिया है। अब रेशनल और इरेशनल के बीच में तो अब जैसे दो रेशनल नंबर है उनके बीच में तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं और दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया लेट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, लेट द फंक्शन, मैं आपको सीधा, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन मैंने ये अपनी क्लास में किया हुआ है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। लेट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा पे आपने मान लिया, तो अब आप बोलोगे सर लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, ठीक है ना, और एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर आपका, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू अल्फा बच्चों थ्रू एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर। क्लियर, ये आना चाहिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों कि अगर अब मैं आपसे बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू अल्फा पे जाओ आप थ्रू इरेशनल नंबर, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो x अल्फा की तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस अल्फा। तो इफ f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, इफ f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये फंक्शन आपके पास क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा व्हेन x बिलोंग्स टू q इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ आपका x टेंड्स टू अल्फा बच्चों व्हेन x बिलोंग्स टू qc ऑफ fx, ये आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर इस हिसाब से तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, इस हिसाब से सर आपका यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा बच्चों, देन अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस 2 और बच्चों अल्फा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा माइनस का, और बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2 एंड 1, दो वैल्यूज पे ये क्या हो जाएगा आपका, दो वैल्यूज पे ये बच्चों आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, आप चेक कर लो एक बार, पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, एक तो आपका -2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा और एक आपका 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब भी इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है कि आप किसी भी एक एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे इसको कॉन्टिन्यूअस मान लो, थ्रू द रेशनल नंबर थ्रू इरेशनल नंबर दोनों को इक्वल कर दो, वहां से जो भी वैल्यूज आएंगी ये उन्हीं पे आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके अलावा ये कहीं पे भी आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर, अब जैसे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी बनानी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यार आपको f ऑफ 0 कितना दे रखा है बच्चों, f ऑफ 0 तो आपको 1 दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, अगर आपका x 0 नहीं है तो आपके पास क्या f ऑफ x कितना दे रखा है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस उसके बाद x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब दे रखा है, ओके, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यार अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर ये कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा कितना आपका, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा आपका, तो यार ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा बच्चों यहाँ पर ये आपका 1 बच जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 बच जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों आपका, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर, ये कहाँ तक जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब ये तो इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है ना, अब ये इन्फिनिटी तक चला गया, तो आप मुझे बताइए कि अब इसमें आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको यार जीपी है ना, ये तो भाई ये तो क्या है, ये तो आपका जीपी हो गया। अब जीपी है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जीपी में तो फॉर्मूला लगाना आता है ना आपको, तो जीपी में फॉर्मूला लगा दो, बस हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है, तो चलिए जीपी में हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास फाइनली ये आ रहा था, तो मैंने बोला इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर, आर तो यही है ना अपने पास, एक सेकेंड, आर कितना था, आर है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया, हाँ ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया बच्चों आपके पास। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ कितना आ रहा था आपके पास 1 आ रहा था। क्लियर, सॉरी जीरो पे था ना, जीरो जीरो जीरो, ठीक है ना, ये जीरो के लिए था। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे ये, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात आ गई समझ में, बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर जेई में आता है, आईआईटी जेई में तो एक बार आ चुका है, अगर जेई मेन में आता है तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। क्लियर, जेई मेन में आ गया तो कर लोगे ना सॉल्व भाई, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहला क्वेश्चन आता है कि सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार पहले तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आप क्या बोलोगे, फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड, क्या होना चाहिए आपका भाई, फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड, मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है ना, आपका डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू है मान लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पर ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी कब होता है फंक्शन, कि LHL आपका LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL आ जाए आपका, तब भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। या फिर आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो जाए, ऑसिलेटिंग टाइप फंक्शन कैसा हो जाए आपका, आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कैसा आ जाए, ऑसिलेटिंग आ जाए। तो फंक्शन आपका कैसा हो जाए, ये किधर की तरफ चला जाए, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग एट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए पर ये ऑसिलेटिंग टाइप हो जाए, तो वहां पे भी आप इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसका बताइए डिसकंटिन्यूटी ऑफ ये कैसे निकालेंगे हम। अगर मैंने आपसे बोला कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप 1 में क्या करेंगे आप, स्टेप 1 में बच्चों क्या करोगे आप, स्टेप 1 में आप बोलोगे कि सर पहले निकालो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स, उसके बाद क्या निकालोगे आप, स्टेप 2 में निकालोगे आप, स्टेप 2 डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एच एक्स का डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे फिर हम। और स्टेप 3 में क्या करेंगे बच्चों, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकालेंगे। क्लियर, तो अगर आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इस तरीके से हम डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं। पहले एच एक्स को देखते हैं वो कहाँ पे डिफाइन है, फिर जी ऑफ एच एक्स को देखेंगे, फिर आप एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स को देखोगे। तो पीछे से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ चलते जाओ और देखते जाओ कौन कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यार एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, बच्चों यहाँ पे दिया 2 sin x माइनस का 1 दिया है। क्लियर, अब यार 2 sin x माइनस 1 क्या है आपका, जीरो नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आपका sin x है, sin x इज नॉट इक्वल टू 1/2 हो सकता है बच्चों। क्लियर, तो अब इसका जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आप लिख दीजिए, ठीक है। 1/2 की वैल्यू किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया आपका, π/6 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू n प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये आपका π/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इन पॉइंट्स पे ये क्या हो जाएगा आपका, इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, यानी कि आपका आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा सर, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। ये मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया इसका। क्लियर, ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलोगे आप तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, इसका पार्ट सेकंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, 1 अपॉन, सेकंड पार्ट के अंदर दिया है आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स और प्लस का 2। तो आप इसको बोल सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स
3 मॉड एक्स प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यार एक्स स्क्वायर बोलो आप या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। इस बात को ध्यान रखो, ये जेई में आते जाते रहते हैं, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर सेम होता है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। आपने बोला सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो यार, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मॉड एक्स माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि बच्चों मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, ये नहीं हो सकता आपका। और बच्चों और क्या नहीं हो सकता यहाँ से, मॉड एक्स माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो मॉड एक्स है बच्चों वो कितना आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 2, और यहाँ से x आ जाएगा, सीधा सीधा x लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी। तो ये x कितना आ जाएगा बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस का 1। तो आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो फंक्शन आपका डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, +1 -1 +2 -2, ठीक है, +1 -1 +2 -2, इन 4 पॉइंट पे आपका फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस x4 प्लस x² प्लस 1। अब जैसे हम थर्ड पे चलते हैं, उसने बोला थर्ड के अंदर कि fx इज इक्वल टू क्या है सर, 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 है। अब इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये तो आइडेंटिटी होती है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, पर उसकी भी जरूरत नहीं है इस केस में। तो उसने बोला x4 है सर, x² है प्लस का 1 है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये तो 1 है ही आपका। तो इसका मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, इज ऑलवेज क्या हो जाएगी, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। मतलब ये तो क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, कभी 0 हो पाएगा क्या, ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, या फिर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो इसके लिए आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या है, आपको कंटिन्यूटी बतानी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द f ऑफ fx। क्लियर, अब f ऑफ fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने हैं आपको। तो f ऑफ x क्या है आपके पास, ये है आपके पास x अपॉन x माइनस 1, यानी कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, आपका डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर मैंने बच्चों f ऑफ fx अगर फाइंड किया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह पे f ऑफ x रख दो आप, तो x अपॉन x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन x माइनस 1, माइनस का 1 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x अपॉन x माइनस का x प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आपके पास x आ जाएगा। मतलब ये तो डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं कहीं पे, ये आ रहा है ना, f ऑफ fx, जहां जहां x है वहां पे fx रख दो, तो x की जगह पे x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1, माइनस का 1, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 1, और इससे ये कट गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ठीक है, ये आ गया। अब फिर कितना आ जाएगा, f ऑफ fx कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो x की जगह पे यही आ गया, ये तो सिंपल। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यार ये तो आपका ये आ रहा है, मेरे ख्याल से मैंने किया तो सही है, ये x की जगह पे fx रखा है, x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 रख दिया, फिर x अपॉन x माइनस 1 माइनस का 1 रख दिया, ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस x प्लस का 1 हो जाएगा, सही है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है बच्चों, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है आपका। तो यानी कि फंक्शन f ऑफ fx, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ fx इज 1, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, इसका डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, इज 1 ओनली, 1 आ जाएगा। तो एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा इसमें 1, ये आंसर है, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन आता है, उसकी डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया है तो अगर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। वो है आपका, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूअस आता है, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे आप। और इसके बारे में मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगेगा कि IIT JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर IIT जेई। जेई में कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, एडवांस में भी आ चुका है, मेंस में भी। अब एडवांस में आ गया तो सोच लो मेंस में तो आ ही जाएगा आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है इस पे, और बहुत से लोग इसमें टाइम भी बहुत लगा देते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझना, इसमें क्या करेंगे। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, अब जैसे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे, तो यहाँ पे मेरे सामने एक x लिखा हुआ है और एक मेरे सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। अब ये जो फंक्शन है आपके पास वो तो क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये तो कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास हो गया डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसका मतलब इसको प्रॉब्लम कहां पर है, इसको प्रॉब्लम कहां पर है बच्चों, प्रॉब्लम किस जगह पे है, प्रॉब्लम कहां पर है, इसको प्रॉब्लम कहां पर है, इसको प्रॉब्लम है इंटीजर पर। इसको प्रॉब्लम कहां पर है, इंटीजर पर। तो इसका मतलब हम लोगों को इंटीजर पे चेक करना है फिर भाई, जिस फंक्शन को जहां पे, उसके अलावा तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये सिर्फ डिसकंटिन्यूस है x इक्वल्स टू i पर, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस था। तो हमने बोला इसको सिर्फ इंटीजर पे प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बात करूं एट x इक्वल्स टू i पर बच्चों, तो x इक्वल्स टू i पर ये आपका x हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो इस तरीके से कुछ बनता है। अगर आपने इसका ग्राफ बनाया है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आप इस तरीके से बनाते थे, याद करो, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में ही जाता है हमेशा, ठीक है। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया आपका, क्लियर। अब ये इसमें जो LHL आएगा, इसका मैंने LHL ले लिया, इसका बच्चों मैंने RHL ले लिया, और इसका बच्चों मैंने फंक्शनल वैल्यू ले लिया f ऑफ i। इसका मैंने बच्चों LHL ले लिया, इसका बच्चों मैंने RHL ले लिया, और इसका बच्चों मैंने f ऑफ i ले लिया, क्लियर। अब इसमें जो LHL आएगा आपका वो तो यार सीधे सीधे i आ जाएगा, RHL जो आएगा वो भी i आ जाएगा, और f ऑफ i जो आएगा वो भी i आ जाएगा। अब इंटीजर पे अगर आप चेक करते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीजर के लेफ्ट साइड से जब भी अप्रोच करेगा तो वो 1 की तरफ ही जाएगा। भाई इस ग्राफ में देख लो आप, -1 को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कराओगे तो भी ये 1 की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इधर चला जाएगा। अगर आप 0 को कराओगे तो भी 1 की तरफ जाएगा, 1 को कराओगे लेफ्ट साइड से, LHL मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कराना है आपको, तो 1 की तरफ जा रहा है। RHL में कराओगे तो 0 की तरफ जा रहा है, और अगर f ऑफ i कराओगे तो 0 की तरफ जा रहा है। अब चाहे कोई भी इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो LHL, RHL और f ऑफ i आएगा वो तो यही आएगा इंटीजर के बहुत। एक आपका 1 आएगा, LHL आपका हमेशा 1 आएगा, LHL, RHL आपका 0 आएगा, और f ऑफ i आपका 0 आएगा, भाई यही आएगा ना। अब LHL आपका LHL के साथ मल्टीप्लाई हुआ, RHL आपका RHL के साथ मल्टीप्लाई होता है, और f ऑफ i आपका f ऑफ i के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से जो LHL आया वो तो आपको बच्चा आ गया i, और is not equals to RHL, is not equals to RHL, और RHL is equals to f of i, ठीक है ना, is equals to 0। तो ये तो दोनों 0 के बराबर है, लेकिन ये आपका LHL जो है वो आपका i के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। अब i में आप बोलोगे सर, अब इसमें अपने को एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ये तो बता दिया ठीक है, लेकिन अगर i 0 हो जाता तो, समझ रहे हो बात को, तो इसका मतलब अब आप बोलो कि अगर सर i 0 हो जाए तो क्या करेंगे, तो फिर मजा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो ये मैंने इंटीजर की बात की और मैंने इसमें से 0 को बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना, तो ये i माइनस 0 हो गया। अब आप 0 पे देखो, 0 पे एक आपको स्पेशल केस दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे, कि अगर 0 होता तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते, ठीक है। अब 0 पे क्या करेंगे बच्चों, सुनो आप ध्यान से। तो अब मैंने बोला यहाँ पे ये आ गया, तो अब मैंने बोला एट x इक्वल्स टू 0 है आपका। अब 0 इंटीजर पे है, ये आपका x था और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था। LHL जो इसका 0 पे आएगा वो 0 आ जाएगा, इसका जो RHL आएगा बच्चों वो भी 0 आ जाएगा, और इसका f ऑफ i जो आएगा वो भी आपका 0 आ जाएगा। ये जो होगा इसका LHL आपका कितना आएगा, 1 आएगा, इसका आपका RHL कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और इसमें f ऑफ i कितना आ जाएगा, इस केस में आपका 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि i कितना है, 0 है। तो अब यहाँ पर आपका LHL ले लो आप, भाई LHL आपका LHL के साथ मल्टीप्लाई हो गया, RHL आपका RHL के साथ मल्टीप्लाई हो गया, f ऑफ i आपका f ऑफ i के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर LHL RHL और आपका फंक्शनल वैल्यू जो आ रहा है, मतलब यहाँ पे LHL कितना आ गया, इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 0, ठीक है ना। ये इंटीजर माइनस 0 यानी कि सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के ये हर जगह पे क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जहां पे ये क्या हो जाएगा आपका
कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे, अगर मैं एक बात लिखूं यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के, कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन था बच्चों यहाँ पे और इनटू में डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन था, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अगर इसका LHL 0 आ जाता है, इसका RHL भी 0 आ जाता है और इसका f ऑफ फंक्शनल वैल्यू जो भी है f ऑफ 0 वो 0 आ जाता है। तो इस केस में अगर ये तीनों 0 हो जाते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। जिस पे भी आप चेक कर रहे थे उस पे आपका क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मतलब जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो उस वैल्यू पे 0 की तरफ चला गया तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अदरवाइज इस केस में आपका डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो इसको एज अ थ्योरम आप लोग याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, जेई एडवांस के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, cos 2x - 1 π/2 इंटू ग्रेटर देन टीचर ऑफ x, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि उसमें आया था आपके जेई में। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे उसने बोला है कि सर ये एक साइन एक्स है अपने पास और दूसरा फंक्शन आपके पास सिग्नम एक्स है। ठीक है, अब सिग्नम एक्स को किस पे प्रॉब्लम होती है, एट 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी इसको किसी पे दिक्कत है क्या, नहीं है। और ये क्या होता है आपका, ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है आपका ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो अब हम बात कर लेते हैं, तो 0 पे ही चेक करेंगे अब, क्योंकि इसमें तो x इक्वल्स टू 0 पे ही प्रॉब्लम है। तो x इक्वल्स टू 0 पे मैंने चेक किया तो यार LHL कितना आ जाएगा 0 पे, 0 आएगा बच्चों। RHL कितना आ जाएगा 0 पे, ये भी आपका 0 आएगा। और ये आपका 0 पे कितना आ जाएगा, f ऑफ 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो आपको पहले सही समझ में आ गया होगा कि इसका सर LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है। लेकिन फिर भी आप इसका LHL निकालो तो 0 के लेफ्ट साइड में ये -1 की तरफ जाता है। अगर इसके RHL की बात करो तो ये +1 की तरफ जाता है। और अगर इसके f ऑफ 0 की बात करो तो ये 0 होता है। तो इस केस में आपका जो LHL आएगा इज इक्वल्स टू बच्चों RHL इज इक्वल्स टू आपका f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये सबके लिए क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात आ गई भाई समझ में, किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है किस तरीके से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, अब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, अब इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे यार। तो पहला होता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b। किसमें, ओपन इंटरवल a to b के अंदर आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है बच्चों। तो इसमें होता है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब फंक्शन आपका ओपन इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, जब वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो, आपका कॉन्टिन्यूअस हो इन बिटवीन a एंड b। अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है a से b में, तो इसका मतलब a से लेके b में जितने भी पॉइंट आते हैं इनफिनिट, उन सब पे उसको क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। तो यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन बिटवीन a to b। क्लियर, ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा आता है कि सर अगर क्लोज इंटरवल होता तो कैसे करते। क्लोज इंटरवल में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसकी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बच्चों, जैसे कि ये अपने पास x एक्सिस हो गया और यहाँ पर a से लेके b में मैंने कोई मान लिया, जैसे ये आपका a पॉइंट हो गया यहाँ से और इस तरीके से। उसने बोला इसके बारे में बताओ आप कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, a से लेके b में। ये b हो गया आपका, ये आपका बच्चों क्या हो गया, a हो गया। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो तो आता है कि सर अगर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट a to b, तो पहली कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी कि उसको a से लेके b में ओपन इंटरवल में क्या होना पड़ेगा, कंटीन्यूअस। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, a से लेके b में ये हर जगह पे कंटीन्यूअस है आपका ग्राफ, ओपन इंटरवल। a और b को कंसिडर मत करना अभी, ठीक है। अब a पर अगर आप बात करोगे तो a पे ये ग्राफ किस तरफ से अप्रोच करेगा, ए पर ग्राफ किस तरह से अप्रोच होगा भाई, राइट साइड से अप्रोच हो रहा है ना इस तरफ से। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट होना चाहिए आपका, इस पॉइंट पे क्या आएगा आपका, इस पॉइंट पे आपका बच्चों RHL आना चाहिए था भाई, राइट साइड से अप्रोच हो रहा है तो RHL, तो इस पॉइंट पे आपका क्या होना चाहिए, RHL एग्जिस्ट होना चाहिए। और इस तरफ से बी पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो मतलब LHL इस पॉइंट पे आपका LHS एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। LHL RHL तो बताइए आपको किस तरीके से, मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरफ क्या आ जाएगा ये f ऑफ a निगेटिव आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका आना चाहिए f ऑफ b निगेटिव, सॉरी, और यहाँ पे आपका इज इक्वल्स टू f ऑफ a पॉजिटिव, ठीक है ना। ये आपका एग्जिस्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इज इक्वल्स टू f ऑफ a के इक्वल आएगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू f ऑफ b के इक्वल आएगा। तो अगर आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, a पर क्या होगा आपका राइट कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट करेगा
और बी पे क्या होगा आपका लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट आ गया तो, अगर इनफाइनाइट आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनफाइनाइट नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट नहीं चाहिए अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ LHL और RHL। क्लियर। तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, उसने बोला लेट fx इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to 3 देन फाइंड a to b। उसने बोला कि अब आपका जो फंक्शन है वो 0 से लेके 3 पर क्लोज ब्रैकेट ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो आप a और b की वैल्यू बता दो। तो हमने बोला अगर ये 0 से लेके 3 में कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये 0 पे क्या हो जाएगा आपका RHL एग्जिस्ट कर, RHL आपका राइट कॉन्टिन्यूस होगा, 3 पे आपका ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होगा। 0 से 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सब पे ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने को मिल गया 1। तो सबसे पहले हमने बोला कि f(1) निकाल लो भाई। f(1) क्या आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है आपका, तो f(1) में a प्लस बी आ जाएगा आपका। अब मैंने बोला यहाँ पे LHL निकालो आप, तो LHL कितना आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा क्या है बच्चों, ax प्लस बी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। अगर आप RHL की बात करोगे बच्चों इसमें, तो RHL कितना आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। बच्चों 1 पॉजिटिव पे क्या है आपका 5 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब अब ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, इक्वेशन 1। दूसरा मैंने बोला एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर लो। एट x इक्वल टू 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा भाई। तो 2 पे चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा f(2) कितना आ रहा है बच्चों, तो f(2) तो आ रहा है आपका यहाँ पे 4a माइनस का b आ रहा है। अगर हम LHL की बात करें, LHL कितना आ जाएगा 2 पर, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव से छोटा डेफिनेशन क्या है 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अगर आप RHL की बात करते हो बच्चों, तो RHL में कितना आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बच्चों कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपका 2ax माइनस का b आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 पे चेक करोगे तो 4a माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 4a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपने बोला इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं सर। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया तो कितना हो जाएगा, b से कैंसिल हो गया, a और a 5a हो गया, 5a और इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो a तो 2 आ गया, a की वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई। a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 रखा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो b आपका 3 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, a इक्वल टू 2 रखा ना यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ऐड किया था, हाँ ठीक है, बस हो गया सेट, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर, a से लेके b में, या 1 से लेके कोई भी नंबर है, कोई भी इंटरवल है, तो उसमें आप क्या करोगे, ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा, और पहली वाली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर RHL आएगा, जहाँ पे एंड हो रहा है उस पर LHL आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन a to b। अगर आपका कोई भी फंक्शन a से b में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि फंक्शन क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, तो ये बाउंडेड होगा, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुज डोमेन इज सम क्लोज्ड इंटरवल हैव इट्स रेंज, ठीक है, आल्सो इन अ क्लोज इंटरवल। अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेंज भी फिर क्लोज इंटरवल में ही आएगा, ठीक है, रेंज ओपन इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू इन दिस देन f इनवर्स, ठीक है ना, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो f इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। f ऑफ a एंड f ऑफ b अगर आपके दो अपोजिट साइन के हैं, ये मैंने यहाँ पे स्पेशल लिख भी दिया है, लेट fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन a to b देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c in between a to b such that f of c is equals to f of c, ओपन इंटरवल में कर लो इसको, ठीक है ना, ओपन इंटरवल कर लो इसको, सच दैट f of c is equals to f of, अरे ये तो यार दूसरा है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, क्लोज ही रहने दो, ये तो अलग से पॉइंट है ये तो, ठीक है। तो पहले मैं ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ आपको, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने इसको क्या लिखा हुआ है, ये जो आपके पास है ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन यार कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a से लेके b में, और तो कम से कम वहां पे एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा c जिसकी वैल्यू उन दोनों के एवरेज के इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए बच्चों a यहाँ पे था और आपने कोई भी ग्राफ बना लिया, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई भी एक रैंडम ग्राफ बना दिया, आपने बोला सर ये f ऑफ b हो गया, ठीक है, ये आपका y एक्सिस मान लेते हैं हम यहाँ पे, और ये आप मान लीजिए 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 और यहाँ पे मान लेते हैं 1, ठीक है ना, ये आपका 1 हो गया जैसे, और ये आपका हो गया 3, ठीक है ना, 3 हो गया। अब 1 से 3 में क्या है, ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे कम से कम एक एक्स ऐसा लाई करेगा 1 to c, यानी कि मिनिमम 1c, मिनिमम 1
सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका ए टू बी, ठीक है, जो कि आपका क्या रहेगा, उसका वैल्यू इन दोनों के एवरेज के बराबर रहेगा। इन दोनों का एवरेज कितना आता है 5/2 2.5, तो इसमें यार 2.5 तो वैल्यू होगी, सीधी सी बात है, और 2.5 तो यहाँ पे आ ही जाएगी ना वैल्यू। देखो कम से कम एक बोला मैंने, तो यहाँ पे 3 आ रही हैं, तो कम से कम एक तो 2.5 ऐसा होगा ही जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, तो यही बताया गया, और ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखो आप, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चों। अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं आपसे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फोर्थ पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इसका आइडिया है तो। जैसे उसने बोला कि यहाँ पर एक फंक्शन है आपका इस तरीके से, ठीक है, एक फंक्शन है आपका यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज नेगेटिव, ठीक है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने मान लिया यार ये ए था आपका और ये आपका बी था, अब ये क्या आ रहा है बच्चों, आपका नेगेटिव आ रहा है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और आएगा भी नेगेटिव भाई, क्योंकि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में आपका एफ ऑफ ए क्या है ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ बी क्या है आपका नेगेटिव है। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सी, कम से कम एक सी ऐसा लाई करेगा जो कि आपका ए से लेके बी में होगा। तो वन सी belongs to A to B will exist at least one C in between A to B will exist where f of C is equal to 0, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम एक रूट, मिनिमम वन रूट will exist of fx equal to 0 for all x belongs to A to B, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है एक, क्लियर। तो ये वाला जो मतलब है वो भी याद रखिएगा आप, ये भी लैंग्वेज में दे सकता है वो कि ये क्या होगा, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद ही रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक थ्योरम थी यहाँ पे, इसको भी आपको याद रखिए किस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड सी ऑफ IMBT फॉर सच दैट दिस IMBT क्या है आपका, ये है IMBT, ये आपका IMBT है, ठीक है ना। IMBT में क्या है, एवरेज विल एग्जिस्ट, ठीक है, एवरेज विल एग्जिस्ट। तो अब मेरे पास अगर मैं इसके सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो सॉल्यूशन में मुझे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 4x मुझे फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें मैंने क्या बोला यार कि ये तो क्या है कॉन्टिन्यूस है, ये तो क्या है कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये तो सबके लिए है। तो मैंने बोला एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 0 आ रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है बच्चों, एफ ऑफ 2 आ रहा है आपका यहाँ पे 4 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 4 आ रहा है, क्लियर, ये आ गया 0 से लेके 2 में। तो अब इसका कम से कम एफ ऑफ एक्स लाई करेगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, एट एक्स इक्वल्स टू सी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 आ जाएगा। एवरेज आता था ना भाई, एवरेज आता था नहीं आता था, तो ये कर दिया। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक्स इक्वल्स टू सी रखना है इसमें, ये हो जाएगा 0 माइनस का 4 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, अब एक्स की जगह सी रख दो आप सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 4c और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका c इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस 8 हो जाएगा, 8 इज 2√2 अपॉन 2 होता है, और ये कितना आ जाएगा c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √2, ठीक है। 2 प्लस √2 जो होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हुआ, ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि c मस्ट बी लाई इन बिटवीन, c मस्ट बी लाई इन बिटवीन x बिलोंग्स टू, c मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to 2, ठीक है, c मस्ट बी लाई इन बिटवीन 0 to 2, लेकिन ये तो 2 से बड़ा आ रहा है तो ये रिजेक्ट कर दिया, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी का आइडिया दे दिया। कॉन्टिन्यूटी के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं।
लिमिट जो है वो इसका बेस है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है लिमिट इसके केस में। अगर आपको लिमिट आ गया तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप थोड़ा लिमिट पे ध्यान दो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो लिमिट पढ़ लो, फिर कॉन्टिन्यूटी उसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। फिर उसके बाद अब इसके जो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो सीधा सीधा लिमिट का क्वेश्चन आ गया कि वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आता है उसमें बोलता है कॉन्टिन्यूटी होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि मिला के देता है। अब उसके लिए क्या है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लिमिट का जो भी, कॉन्टिन्यूटी का जो भी आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी हो गया है। ये एक रिवीजन चेकलिस्ट है, मैं इसमें क्वेश्चंस के साथ आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बस ये जो रिवीजन चेकलिस्ट है वो आपको रिवाइज करा देगी फटाफट से। अगर आपने ईयरफोन लगा के सिर्फ मोबाइल दूर रख के सुन भी लिया तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सर क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं। और जो बच्चे फुल ईयर मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो और बेनिफिट है। ये प्लस बेनिफिट होता है कि अगर आप उसी टीचर से पढ़ रहे हो जिससे पहले पढ़ चुके हो, तो ये एक बेनिफिट है कि वो जो पढ़ा रहा है ना वो चीज़ें फिर आपको फटाफट रिकॉल होने लगती हैं, क्योंकि उसका नोटेशन, बोलने का तरीका, वो सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पहले पढ़ाई है उसने। क्लियर? खैर ये मेरे लिए था, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो अच्छा है। जो नहीं पढ़ पाया है, जैसे कि ऑफलाइन में था, अब ऑफलाइन में तो जा नहीं सकता, इतना कम समय है कि वो ऑफलाइन में जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही पढ़ ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर दोनों तरह के पहलू देखते आप अपने हिसाब से करो काम इसमें, तो अब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।